तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। और रासायनिक बल गतिकी के अंदर हमने प्रभावी संगठन के बारे में बात किया था। मैं इसको थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, कोई सी भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें सारे ही अणु एक समान नहीं होते हैं। सभी अणुओं की ऊर्जाएं जो है वो अलग अलग होती है। वो शून्य से लेकर अनंत तक कितनी हो सकती है, ठीक है। तो जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे हम बोलेंगे प्रभावी अणु, ठीक है। और उनकी टक्कर ही प्रभावी मानी जाएगी और उसी से ही हम यहाँ पर उत्पाद बनाएंगे। तो कौन से अणु होते हैं जो प्रभावी अणु होंगे या जो अभिक्रिया में भाग लेंगे? जो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके पास कुछ ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा, वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जिनके पास न्यूनतम ऊर्जा होगी, ठीक है, वो कहलाती है दहली ऊर्जा, क्योंकि वो आपस में टकराएंगे, और वही टकराएंगे इनके पास दहली ऊर्जा होगी, ठीक है। और वे अणु जो अभिकारकों को उत्पाद में चेंज करते हैं वो न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को आपको ध्यान में रखना है। मैंने कल बताया था कि यहां तक पहुंचने के लिए संक्रियत संकुल बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है दहली ऊर्जा। और रिएक्टेंट को उत्पाद में बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वापस से वही चीज यहां स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक है, एक तो बोल्ट्जमान है, एक मैक्सवेल है। उन दोनों ने क्या किया कि अभिक्रिया के अंदर जब अणु हैं उनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं, तो उन्होंने ऊर्जाओं का अंश लिया और ऊर्जाओं का अंश और ऊर्जा के मध्य उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ के आधार पर समझा है कि टक्कर प्रभावी किस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था, मैं वापस से यहाँ डिनोट कर देता हूँ आपको। ये है En/Et, ऊर्जाओं का अंश, ठीक है। और यहां पे ले ली उसने ऊर्जा, ठीक है। तो जब उसने यहाँ पे ऊर्जा ली तो उसने क्या देखा वो देखिए आप, कि जब उसने अभिक्रिया प्रारंभ की तो यहां पर एक T टेम्परेचर पर अभिक्रिया का वेग, जो ये ऊर्जा है, जहां पर ऊर्जा अंश का मान अधिकतम है, इसे बोलते हैं अति संभाव्य ऊर्जा, EA, ठीक है। और यहां पर ये एनर्जी, ये दहली ऊर्जा है, जहां पर ये ग्राफ इस तरह से इसने प्लॉट कर दिया कि साहब T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ होगा। लेकिन हमें पता है कि जैसे हम टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग दुगने से तिगुना बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वेग बढ़ेगा तो उत्पादों की मात्रा भी तो बढ़ेगी ना। तो उसने ग्राफ प्लॉट किया इसी ग्राफ में कि 10 डिग्री पर अगर मैं इस वेग को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट। अब देखो, पहले इतने से आच्छादित क्षेत्र ये था, अब ढका हुआ पार्ट इतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी कल समझा चुका हूं, तो अभी थोड़ा सा मैं भूमिका बांध रहा हूं। तो ये जो है ये T2 टाइम पर, या मैं कहूं T1 + 10 डिग्री को T2 बोलते हैं ना, इस पर जब ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे उत्पादों की सांद्रता या संख्या बढ़ गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इकाई आयतन में प्रभावी टक्करों की संख्या या अणुओं की टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पाद भी अधिक बनेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर। ओके बेटा, ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे थोड़ी सी। चलो भाई, समझ आ बेटा थोड़ा सा, सारी चीजें अच्छी अच्छी आने वाली हमारे पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आरएनएस सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। आरएनएस सिद्धांत, ठीक है, आरएनएस सिद्धांत, ठीक है। तो आरएनएस सिद्धांत कोई खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना आरएनएस समीकरण। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वो समीकरण आपको याद करना है। ये K बराबर AE-AE/RT, इसे बोलते हैं आरएनएस समीकरण। ये आपको केवल याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं साहब A बराबर या AE बराबर क्या है, नियतांक, या इसे हम चर घातांकी नियतांक भी बोलते हैं बेटा, चर घातांकी नियतांक, ठीक है। चलो जी, K को हम जानते हैं वेग नियतांक है, ठीक है। अच्छा, EA बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रियण ऊर्जा। ये है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है बेटा। अच्छा,
आर को आप जानते हो, आर बराबर होता है गैस नियतांक, ठीक है, गैस नियतांक। और टी बराबर भी आप जानते हो वो है तापमान या टेम्परेचर। ये है आरएनएस समीकरण। बस ये समीकरण याद है तो हम आराम से लिख सकते हैं कि आरएनएस के अनुसार हम जानते हैं कि आरएनएस ने ताप और सक्रियण ऊर्जा को वेग नियतांक के साथ निम्न प्रकार से संबंधित किया था। साहब ये इसका संबंधित हो गया, ठीक है। अब दोनों ओर लघु गुणक लेने पर, दोनों ओर हम लोग ले लें तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, दोनों ओर लोग लेने पर। यह है समीकरण नंबर 2, ठीक है। मैंने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। हम सब जानते हैं कि एल एन बराबर क्या होता है 2.303 लोग, ठीक है। तो हम इसको लोग के फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं 2.303 लोग के बराबर 2.303 लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है बेटा, ओके। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब अगर मैं इसको समान संख्या से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर 2.303 का भाग देने पर समीकरण 3 में, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 में 2.303 का भाग देने पर, दे दूं भैया, भाग देने पर भाग देता हूं। तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा 2.303 लोग के बटा, दिख रहा है बेटा आपको यहां, 2.303 बराबर 2.303 लोग ए बटा 2.303 माइनस ई ए 2.303 आर टी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, सब में भाग दे दिया मैंने, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, देखना एक बार। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास यहां क्या बचेगा, लोग के बराबर लोग ए माइनस ई ए 2.303 आर टी, ये समीकरण बचेगा मेरे पास, ठीक है। यहां पे देखो थोड़ा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये देखिए मैंने क्या किया, इन सब में 2.303 का भाग दिया और 2.303 से ये कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास ये आ जाएगी नई समीकरण, जिसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 4, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है समीकरण नंबर 4। तो हम इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लोग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, या 1 अपॉन टी भी लिख सकता हूं, प्लस लोग ए, समीकरण नंबर 4। येलो साहब, इस समीकरण द्वारा आप एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा के मान की गणना कर सकते हो बड़े ही आराम से। आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा सोचने और समझने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूं। हम यहाँ पे आरएनएस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा में संबंध ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरएनएस का एक समीकरण है के बराबर ई ए का पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये पूरी घात है, ठीक है। ए ई चर घातांकी नियतांक है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस नियतांक है और टी परमताप है और के नियतांक है, ठीक है, वेग नियतांक है। हमने इसमें दोनों ओर लोग लेते हैं तो लोग एल एन के फॉर्म में लिख देते हैं। पहले अपन एल एन के बराबर एल एन ए माइनस एन ए अपॉन आर टी, समीकरण नंबर 2। आपको एल एन की वैल्यू पता है 2.303 लोग, इसका लिख दिया मैंने। फिर समीकरण नंबर 3 आ गए बेटा। समीकरण नंबर 3 में 2.303 का भाग दिया तो समीकरण नंबर 4 आ गई, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको पीछे ले जाएंगे आगे, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 आ जाएगी, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, सक्रियण ऊर्जा का मान। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा, है ना, वक्र खींचता हूं। तो जो वक्र है, वक्र के बारे में आपको पता है, v बराबर एम सी प्लस वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है ना। अंतःखंड यहाँ पे आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग के 1 अपॉन टी के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
ये ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये log k और 1/t के मध्य, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका जो ढाल है, टेंजेंट है, टेन थीटा है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास -EA/अपॉन 2.303 r, ठीक है। ये इसका ग्राफ है जो आपको लिखना है। यहां पे आप अंतःखंड भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब हम यहाँ पे अंतराल समीकरण के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो Rn इसका अंतराल समीकरण, ठीक है। अंतराल समीकरण देखिए बेटा, अंतराल समीकरण में माना कि T1 और T2 ताप पर वेग नियतांक K1 और K2 हो, है ना। T1 और T2 टेम्परेचर पर, K1 व K2 वेग नियतांक हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, log K1 बराबर -EA/अपॉन 2.303 r.1/T1 प्लस log A लिख सकता हूं। और दूसरा log K2 बराबर -EA/अपॉन 2.303 r.1/T2 प्लस log A, ठीक है। इसको देता हूं बेटा समीकरण नंबर 6 और इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 7, ठीक है बेटा। आपके सामने दिख रहा है साहब आपको, ओके। अब हम यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, log K2 अपॉन K2 बराबर, ठीक है, K2 अपॉन K1 बराबर, यहां पे ये EA और ये 2.303 r आपके पास कॉमन आ जाएगा बेटा, और ये समीकरण क्या आ जाएगी, 1/T1 माइनस 1/T2। देखो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, अगर माइनस होता तो T2 पहले आता, क्योंकि मैंने ऊपर क्या है K2 लिखा है, घटाने पर दोनों को मैंने माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे T2 पहले आता, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगाता तो ये 1/T2 माइनस 1/T1 आता, ठीक है बेटा। इसका भी ध्यान रखना, या फिर हम इसको यहाँ दिखेगा आपको, चलो यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये log K2 अपॉन K1 बराबर EA 2.303 r, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे T1 और T2 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लिया अपन ने, और ऊपर क्या जाएगा T2 माइनस T1। ये है हमारे पास अंतराल समीकरण। दो घटक दिए हुए हों तो आप उसका अंतराल समीकरण लिख सकते हो, ये देखिए आप नीचे, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। ये है अंतराल समीकरण दोनों का, ओके। चलो भाई, यहाँ पे ये अंतराल समीकरण हो गया। अब बात करूंगा मैं आपसे एक्टिवेशन एनर्जी की। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारे पास सक्रियण ऊर्जा, उस पर ग्राफ बताऊंगा। 2017 के अंदर 17 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड था, उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा। तो सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था की बात कर लेते हैं ना। सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, हालांकि मैं ये चीज आपको कल भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, सक्रियण ऊर्जा होती क्या है, अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम औसत गतिज ऊर्जा जो उन्हें अभिकारक से उत्पाद में चेंज करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। तो आपको पता है सक्रियण ऊर्जा के बीच में दहली ऊर्जा भी आती है। दहली ऊर्जा क्या होती है, अभिकारकों के अणुओं को संकृत संकुल बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम बोलते हैं दहली ऊर्जा, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में मैं यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सामने देखो बेटा, ये ए बी और सी और डी दो अभिकारक है, रिएक्टेंट है ना। ए बी और सी डी दो रिएक्टेंट है, अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया करके ए सी और बी डी उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे बीच में कोई ना कोई अवस्था तो आती होगी ना, डायरेक्ट तो बनते नहीं भाई, एक मध्यवर्ती अवस्था तो आती होगी। तो यहां पे एक मध्यवर्ती अवस्था मैं बना रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। और यहां बना देता हूं मैं सी
और ये बीडी इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो आपकी हेडिंग है वो है ये संक्रमण अवस्था। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, ठीक है, या अभिकारकों से उत्पाद बनाने के लिए न्यूनतम एनर्जी है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अब देखना सामने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, है ना, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। तो अणुओं के बंध टूटने और बनने के कारण उसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो बंध टूटेंगे और बनेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा, तो एक मध्यवर्ती अवस्था आएगी और इस मध्यवर्ती अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, देखो यहां पे मैं ये ग्राफ प्लॉट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये अभिक्रिया की यहां प्रगति, ओके, और यहां पे मैं रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट ले रहा हूं। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया प्रारंभ हुई साहब यहां पे, ठीक है, तो अभिक्रिया प्रारंभ हुई और यहां पर है उत्पाद। दो चीजें देख लो आप यहां पे ए और बी प्लस सी और डी क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया की तो यहां पहुंच गए, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर जो मैक्सिमम एनर्जी है उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और अभिकारकों को यहां तक पहुंचने के लिए या संकृत संकुल बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। उसे क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। ठीक है, और अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो ऊर्जा है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, ट्रांजिशन एनर्जी। अब देखिए, अभिकारक के अणु जो हैं जिनके पास एनर्जी है वो आपस में अभिक्रिया करके संकृत संकुल का निर्माण करते हैं। अब इन अणुओं के पास अगर इससे अधिक ऊर्जा होगी तो ये उत्पाद में चेंज होंगे और नहीं होगी तो ये वापस से अभिकारक बना लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, सक्रियण ऊर्जा बराबर अभिकारक की देहली ऊर्जा माइनस, है ना, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। क्योंकि अभिकारकों को उत्पाद में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा है, बीच में देहली ऊर्जा है, इसको निकाल देंगे तो औसत गतिज ऊर्जा में इसको माइनस करने के बाद बचेगी जो सक्रियण ऊर्जा ही होगी। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, और अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 30% वाला, बोर्ड के एग्जाम को पास करने के लिए 33% अंक, 33% अंक गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं। और मैंने कहा था कि अगर वो परसेंटेज कम कर दें, 20% कर दे, कल ही अनाउंस हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो क्या होगा, ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे ना, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा का मान जैसे ही कम होता है वो अभिक्रिया का वेग क्या होती है, बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, एक चीज मैं और बता देता हूं कि इस आधार पर हम यहाँ पे अभिक्रिया की प्रकृति की भी गणना कर सकते हैं। जो 2017 में क्वेश्चन आया था कि अभिक्रिया ऊष्मा शेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ दो ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ के आधार पर हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए पहला ग्राफ तो ये है मेरे पास। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया जो यहाँ पे ये प्रोसीड हो रही है। देखो साहब, ये है EAR, ठीक है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अभिकारक उत्पादन। और ये है EA2 लिख देता हूं मैं, EA1 और EA2। देखो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है कम और मिल रहा है ज्यादा, ये दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा देनी कम पड़ रही है और उत्सर्जित ज्यादा हो रही है। ये ग्राफ से ही दिखेगा आपको। इफ EA2 is greater than EA1 तो रिएक्शन क्या होगी, ऊष्माक्षेपी। रिएक्शन क्या होगी बेटा, ऊष्माक्षेपी। अब मैं दूसरा ग्राफ यहां पे प्लॉट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखिए, ये रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया के वेग की दिशा।
ये है EA1, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसमें हमारी बेटा, है ना, और ये है EA2। अब देखो EA1 की वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस है आपके सामने, और EA2 की वैल्यू क्या है, कम। तो इस केस के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि EA2 इज लेस देन EA1, तो क्या हुआ, लग ज्यादा रही है और मुक्त बहुत ही कम हो रही है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो रिएक्शन होगी, ये क्या होगी बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, मतलब एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दो ग्राफ हैं जो भी आपको यहाँ पे समझ सकते हैं।